हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस क्लास। साथ में आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास और ये सेशन आगे बढ़ाएंगे। RARO PYQ का जो शॉर्ट नोट्स वाली सीरीज चल रही है, इस सीरीज़ में आज क्लास जो है आपका बता दें सेकेंड क्लास है। और आज भी हम लोग 2023 का जो पेपर है 11 फरवरी का, वो उसके शॉर्ट नोट्स को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके पहले उसका पहला क्लास आ चुका है, आज दूसरी क्लास है। एक क्लास और लगेगी, इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके अभी इसको कंप्लीट करा रहे हैं और अंत में इसका जो है हम एक कंप्लीट मैराथन करा देंगे। इसी के साथ बता दें साथियों कि देखिएगा टेलीग्राम पे जो डेली कुछ चलाया जा रहा है इंपॉर्टेंट RARO रिवीजन स्पेशल, इसमें बूस्टर सीरीज डेली आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जाते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसके लिए बता दें कि ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट RARO के देखते हुए एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मिशन सचिवालय और आपको प्रॉपर यहाँ पर करंट अफेयर कराया जा रहा है। ठीक है ना। और जो मैगजीन आ रही है मार्केट में से कभी क्रॉनिकल कराया जा रहा है। उसके साथ साथ आप सभी की डिमांड है कि घटनासार कराया जाए। ठीक है, तो घटनासार पे जल्दी उसका नोट्स बना के करा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स करा रहा है हिंदी PYQ और टेस्ट सीरीज और GST PYQ और टेस्ट सीरीज। इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो RARO में आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, प्रीलिम्स आराम से हो जाएगा। देखिए जो मोस्ट वेटेज है वो बता दें सब्जेक्ट का। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो करंट अफेयर ही आता है। करंट अफेयर आएगा आपका 30 से 35 क्वेश्चन अगर आता है तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोशिश रहे कि हमारा प्रश्न कहीं से भी कोई गलत ना हो। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, फिर से ज्योग्राफी, है ना। उसके बाद से इस तरीके से पॉलिटिक्स, इस तरीके से क्रम हटेगा। और साथ साथ यूपी स्पेशल भी क्लास स्टार्ट हो गई है यूपी स्पेशल की। इसमें एक लेक्चर आ गया है और उसको चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज परीक्षावाड़ी की बुक है और YCTG यूथ कंपटीशन वाली बुक है, उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो पहला चैप्टर आ गया है और आज कल सुबह तक हो सके तो दूसरा चैप्टर भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीट यूपी स्पेशल खींचना यहाँ पे आपको करा दिया जाएगा। कहीं से भी किसी भी चीज़ के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर जितना बता रहे हैं उतना आप करते चलिएगा तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। इस तरीके से यूपी PCS में बहुत सारे साथी गए, आराम से प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। GS से लेके करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए थे, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के आप बात करें उस तरीके से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इसी क्रम में बता दें कि मुख्य परीक्षा जो 2021 का पेपर है इसकी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। इसका शॉर्ट बॉक्स आ गया है ना। RARO का जो मुख्य मेंस का पेपर है, इसमें ध्यान दीजिएगा मेंस से ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी कंप्लीट कराया जाएगा। और जितना आपका पेपर हुआ है कोशिश है कि सारा का सारा पेपर करा दिया जाए सिर्फ 2023 से प्रीलिम्स का। ठीक है, और ये अब तो आपको हम बता दें 2001 तक, ठीक है, यहाँ तक। और मेंस वाला जो है आपका ये 2021 और इससे पहले जाएंगे तो आपका 2010 तक है। कोशिश करेंगे कि सारा का सारा कंप्लीट करा दे आपको। और ये नोट्स आप खुद से भी कोशिश करें कि बना लेंगे। ठीक है, तो जो भी अभी टेस्ट सीरीज की वीडियो आ रही है इन सारी क्लास को आप अच्छे से देखते चलिए। जो आपका फीडबैक है फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं क्या कैसे आपको कैसा क्लास लग रहा है तो चीज़ें आपका वन वे कन्वर्सेशन हो जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे अपने क्लास को और देखेंगे वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स को। और PDF के लिए बहुत सारे लोग जो भी कह रहे हैं डेली अपडेट्स है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, GS सक्सेस मंत्रा के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आज का पहला पॉइंट है। इसमें प्रश्न तो पूछा था, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट वाले प्रश्न बढ़ गए हैं, उनकी संख्या पहले की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ गई है RARO में और नए पैटर्न पे। तो उसमें प्रश्न पूछा था कि क्या कहते हैं, अवध जो था प्रांत वो कब स्वतंत्र हुआ और उसको किसने बनाया था। इस तरीके से प्रश्न था 2 स्टेटमेंट का। ध्यान दीजिएगा जो मुगल सम्राट मुहम्मद शाह था, ठीक है, उसी के शासनकाल में अवध जो है क्या बना, स्वतंत्र राज्य बना। तो अगर स्वतंत्र राज्य बना तो इसका संस्थापक कौन था, तीन सआदत खां जो था, ठीक है, यही इसका संस्थापक था। इसको उपाधि मिली थी बुरहानुल मुल्क की। ठीक है, बुरहानुल मुल्क की इसको उपाधि मिली थी, इसके द्वारा, तो भी ध्यान दीजिएगा मुहम्मद शाह के द्वारा मिली थी। क्यों ये उपाधि दिया था, तो इसने जो है सैयद बंधुओं के खिलाफ जो षड्यंत्र था उसमें ये शामिल था। यानी जो आप सैयद ब्रदर्स जानते हैं, नाम सुना इतिहास में, ये जो किंग मेकर्स की भूमिका में थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र में कौन था, ये शामिल था सआदत खां। इससे प्रसन्न होकर मुहम्मद शाह ने इसको उपाधि दी बुरहानुल मुल्क दी। और इसी के समय में ये जो है इसने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा उस प्रमुख किताब और उसके लेखक। यहाँ से जो इस तरीके के प्रश्न बनते हैं
वो जनरली रिपीटेड होता है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न जनरली रिपीट होंगे। अब किस तरीके से रिपीट होगा, जैसे मान लीजिए 4 यहाँ पर दिया था, ठीक है, 4 किताब और 4 नाम दिया है, तो मे भी अगली बार कोई 2 किताब और रख ले, 2 किताब इसमें से कोई आपको नाम मिल जाए। जब PYQ आप अच्छे से किए रहेंगे, एकदम अच्छे से आपको तैयार है, एकदम टिप पर PYQ का मतलब आपका एकदम टिप पर होना चाहिए। कोई भी प्रश्न कहीं से भी आए, अगर PYQ में है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो पहला देखिएगा, कह रहा है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ, है ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये लिखा हुआ है डेविड रिकार्डो के द्वारा। किसके द्वारा? डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखी ये पुस्तक है। इंपॉर्टेंट रहेगा द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। अगली पुस्तक है एशियन ड्रामा, ठीक है। ये जो गुन्नार मर्डल के द्वारा लिखी बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमी की। वेल्थ ऑफ नेशन देखेंगे एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। एडम स्मिथ के द्वारा लिखी वेल्थ ऑफ नेशन की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक ये भी है। अगला इस तरीके से कोई किताब है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, GM किन्स के द्वारा। इसके द्वारा GM किन्स के द्वारा ये किताब लिखी हुई है। इसी तरीके से आप हम आपको याद दिला दें कि जो इकोनॉमी में कुछ कर्व हैं, वक्र जिनको कहते हैं, जैसे फिलिप्स कर्व है ना, लाफर कर्व, इस तरीके के जो 2-4 और कर्व हैं, वो चारों के चारों कर्व को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। उसमें से हर बार जो है PCS में और इसमें प्रश्न देखने को मिलता है। आगे जब आएगा शॉर्ट नोट्स में तो हम उसको आपको वहीं पे करा देंगे, ठीक है। अब इसके पहले वाली जो क्लास थी, हालांकि उस क्लास में करा दिया है, एक क्लास है PYQ के नाम से, 34 वर्षों PYQ PCS का। जो लोग भी RO दे रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उससे सीधे सीधे प्रश्न बने थे UP PCS में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्लास के लिंक जो है हम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला देखिएगा, कह रहा है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, है ना, कौन था, उसको ध्यान रखना है। कहाँ स्थापित हुआ, किस ईयर में स्थापित हुआ, तो देखिएगा GV पंत, ठीक है। GV पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1960 में होती है। कब? 1960 में इसकी स्थापना होती है। और पंतनगर उत्तराखंड में ये स्थित है। कहाँ पर? पंतनगर उत्तराखंड। आप जानते हैं इससे पहले क्या था, उत्तर प्रदेश का पार्ट था। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर यहाँ से आगे फिर से प्रश्न बनता है तो क्या प्रश्न बनेगा, जैसे मान लीजिए कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय तो GV पंत, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो पंतनगर आपका उत्तराखंड। स्थापना कब होती है? 1960 में। तो 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 1905 में। कब? 1905 में होती है। कहाँ पर? पूसा, बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट संस्थान है, जो कई बार ये पूछा जा चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक है, 1905 में स्थापना होती है, पूसा, बिहार में। कमेंट करके ज़रा बताइएगा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। अभी 2 दिन पहले जो कृषि वाली क्लास थी, तो उस क्लास में हमने आपको ये बता रखा है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि 1907 में पुणे में कृषि महाविद्यालय की स्थापना होती है, ठीक है। उसके साथ साथ 1901 से 1905, 1901 से 1905 के बीच में आप देखेंगे कानपुर, सबौर, है ना, नागपुर, इन जगहों पे क्या होते हैं, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो जो RO में आपको प्रश्न पूछा था, स्टेटमेंट वाला बनाकर पूछा था, यही सेम स्टेटमेंट था, से देखिएगा ये वाला। तो उसमें 1901 से 1905 के बीच में ये इतने कृषि विश्वविद्यालय आपको स्थापना हुए थे, ठीक। अगला फिर से एक स्टेटमेंट वाला प्रश्न था, इसको पूछा था लेखांकन के बारे में। तो लेखांकन जो है आप देखिएगा व्यवसाय की ये भाषा है। क्या है? लेखांकन जो है, तो ये क्या है, तो ये व्यवसाय की भाषा है। और लेखांकन व्यवसायी द्वारा जो है आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। लेखांकन क्या करता है? व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना को प्रदान करता है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न, जो इसमें प्रश्न फिर पूछा था कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांशतः जो भाग है वो शुष्क रहता है। सर्दी के मौसम में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट, सर्दी का मौसम है और भारत का अधिकांश भाग क्या रहता है? शुष्क रहता है। क्योंकि अगर बात करें शीत ऋतु में, इसके दौरान जो है अधिकांश भाग जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक मौसमों या हवाओं के प्रभाव में रहता है। कथन कारण वाला प्रश्न था, है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसी स्टेटमेंट से अगली बार में भी 1 लाइनर बन जाए या फिर स्टेटमेंट वाले प्रश्न बन जाए। कथन कारण से जो आपको देखने को प्रश्न मिलते हैं, उसमें से इफेक्ट निकाल के फिर अगली बार एकदम स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते दिखते हैं। तो शीत ऋतु के दौरान क्या है? अधिकांश भाग जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। अगला पॉइंट, इन शॉर्ट नोट का सीधे सीधे पॉइंट था, विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। जो लोग पोस्टर सीरीज वाली क्लास की होंगे
उनको पता होगा किस तरह के सारे पॉइंट्स उस बूस्टर सीरीज वाली क्लास में कवर किया गया। आप ध्यान दीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बूस्टर सीरीज के नाम से एक क्लास होगी, ठीक है। जो साथी ने एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा, वो क्लास 1820 क्लास है, आधे घंटे की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, टू द पॉइंट है। आप उस क्लास के ऊपर जरूर कीजिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करेंगे तो ये देखिएगा जाम्बेजी नदी पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में है और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ये स्थित है। कितने पॉइंट आपको ध्यान रखने, किस नदी पर है, किस महाद्वीप में है और किसके सीमा पर ये स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। क्लियर है? आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट इस तरीके से क्या है कि इसमें कुछ अकादमी दिया हुआ है और स्थापना वर्ष। ये क्या था, ये सूची 1 और सूची 2 का ये मिलान था। आपको सीधा सीधा करके यहाँ पर बता रहे हैं कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो देखिएगा, राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, 1962 को इसकी स्थापना होती है और ये कहाँ स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसी में से फिर आपका जब प्रीलिम्स होगा तो इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में स्थित है। 1963 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय नाट्य अकादमी, ये भी लखनऊ में और इसकी स्थापना 1975 में होती है। तो तीनों डेट याद रखिएगा। एक डेट और है, अयोध्या सूर्य संस्थान, ठीक है। तो अयोध्या सूर्य संस्थान कहाँ पर, ये भी अयोध्या में, ये 1986 में इसकी स्थापना होती है। चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो इस बार प्रीलिम्स में पूछा था, ये प्रश्न मेंस में पूछा जा चुका था आर के। तो अगर उस टाइम पर जिन्होंने मेंस का अच्छे से कर रखा होगा पेपर, वो इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर ले गए होंगे। अगला देखिएगा, इसी तरीके से क्या है, नृत्य दिया हुआ है और राज्य दिया था, उसको मिलान करना था। तो ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आपका कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। सत्रिया की बात करेंगे तो असम और कथक जो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर मैं बता रहा हूँ, जो बात मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से अगर सुनते चलेंगे तो फिर जब आपके प्रश्न बनेंगे वो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। देखिएगा, जो PYQ में प्रश्न आया है उसको आपको अच्छे से तैयार रखना है। फर्दर आपसे 2 इसमें से उठा ले, 2 और राज्य आपको ऐड करते, तो अगर आपको ये अच्छे से याद रहेगा, उस टाइम भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, तो प्रश्न करने में आपको आसानी रहेगी। अगला है अनुच्छेद दिया हुआ था और प्रावधान, तो अलग अलग अनुच्छेद हैं और उससे क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 143 में क्या बातें कही गई हैं, तो कार्य उच्चतम न्यायालय की जो है परामर्श शक्ति है किसमें, 143 में। अनुच्छेद 132 इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के लिए उसकी अपीलीय अधिकारिता है, अपीलीय अधिकार के बारे में 132 में। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे साथियों की अनुच्छेद 129, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसके बारे में बात कही गई। क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगला पॉइंट क्या, अनुच्छेद 136, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपील के लिए विशेष इजाज़त का प्रावधान किया गया है। इस 4 आपके प्रावधान है, खास करके ध्यान दीजिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इसकी शक्तियाँ क्या क्या है, इनका दोनों का कंपेरेटिवली एक बार आप अध्ययन कर लीजिएगा, इनको पॉइंट्स बना लीजिएगा। इनके जजों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों के लिए क्या प्रावधान है, कैसे नियुक्ति होती है ना, क्या क्या उनके रिटायरमेंट फी एज है, वो सब ध्यान रख लीजिएगा। और इनके जो स्पेशल राइट्स हैं वो भी आपको एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो सारे पॉइंट अगर आप देख लेंगे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला पॉइंट है बिजली संयंत्र और राज्य। बिजली संयंत्र और राज्य कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से, ये सारे के सारे कौन से, कोयला आधारित है, ठीक है। कुछ कोयला आधारित होते हैं, कुछ अब देखेंगे जो अन्य चीज संयंत्र संचालित होते हैं वो परमाणु संयंत्र। तो ये कोयला आधारित वाले में कहलगांव, ठीक है, कहलगांव पर कहाँ पर है, बिहार में। खारगोन की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। कोरबा अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़, और कुडगी को भी कहाँ पे, कर्नाटक में। तो 4 अति महत्वपूर्ण बिजली संयंत्र और राज्यों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये 4 राज्य आपसे अच्छे से तैयार होने से, और ये इम्पोर्टेंट आपके बिजली संयंत्र। अगला पॉइंट है कि जिसमें बताया गया था कि दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका का जो संघर्ष था वो महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उनको एक नेतृत्व के लिए तैयार किया। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ हुआ, या फिर जो वहाँ पर जो उन्होंने चीज़ें किया, वो यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसके नेतृत्व करने के लिए वहाँ का जो आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका क्या क्या एक बेस प्रदान किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट के रूप में इसको पूछा था। 4 पॉइंट ये थे कि पूछा था कि गजनी, कांधार, फरगना और समरकंद, इसमें से कौन सा अफगानिस्तान में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इसमें से कौन अफगानिस्तान में है, साथियों ध्यान दीजिए, गजनी और कांधार आपका अफगानिस्तान में स्थित है।
बाकी फरगना और समरकंद ये आपका उज़्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर? उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो ये 4 नाम आपके PYQ में आ चुके हैं। इन चारों नाम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान का आपका फरगना समरकंद और दूरी क्या कौन सी जगह पर है? आपके अफगानिस्तान में स्थित है। क्लियर इतना? आइए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या रहा है कि लेक्स लोपी अधिनियम 1850 ये आया था कब? तो अधिनियम जो था, 4 अधिनियम अभी यहाँ पर है, ठीक है। 4 अधिनियम है, इनको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में क्रम के अनुसार सेट करने को कहा गया था। तो क्रम में आप तभी सेट कर पाएंगे जब इनकी आपको डेट याद होगी। क्या याद होगी? डेट और ईयर आपको अच्छे से तैयार होगा तभी कर पाएंगे। उनसे रिलेटेड जो 2 पॉइंट हैं वो भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे कि लेक्स लोपी अधिनियम जो 1850 से क्या था? तो धर्मांतरित जो व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने की अधिकार की रक्षा के लिए था। इसके लिए था। तो जो धर्मांतरित व्यक्ति का जो पैतृक संपत्ति था उसको प्राप्त करने की जो अधिकार थी उसकी रक्षा करने के लिए कौन सा ये एक्ट था। अगला एक्ट आप देखेंगे कि बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885। ये बंगाल सरकार अधिनियम था। कब आया था? 1885 में ये आया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आयु की सहमति अधिनियम, यह आपका 1891 में। आयु की सहमति का अधिनियम कब आया? 1891 में। और अगला पॉइंट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। कब? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि ये किस गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में ये आया। ये पॉइंट हम आपको बता चुके हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर RO के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है, यानी रिवीजन वाले। उसमें एक एक टॉपिक निकल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं। उन सारे टॉपिक्स तो उसमें कराया जाए। तभी हाल ही में गवर्नर जनरल वाला टॉपिक कराया गया वायसराय वाला। उस जो साथी देखे होंगे वो ज़रा कमेंट करके बताएं ये 1904 किसके काल का ये है। अगला पॉइंट देखिएगा, कह रहा है कि विश्वतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। इक्वेटोरियल वाला जो है विश्वतीय बायोम ये सबसे घना और सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। और यहाँ पर रीजन क्या है कि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा, ठीक है, हाई रेन, उच्च ताप होता है, यानी हाई टेम्परेचर और हाई रेन की यहाँ पे क्या कहते हैं जो फिगर बनता है इसी यहाँ पे बनेगा। और इसलिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा एक तरह से अगर आप देखें जैव भार वाला भी क्या है, ये वन बायोम है। कथन कारण में आपसे प्रश्न पूछा था, ठीक है। कथन कारण में देखिए पहला कथन ये था और कारण में आपका ये दूसरा वाला पॉइंट दिया हुआ था। तो कथन कारण बिल्कुल सेटिस्फाई था और रीजन भी ये व्याख्या कर रहा था। तो विश्वतीय बायोम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका रीजन भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इसी तरीके से अर्धपारगम्य झिल्ली से संबंधित था जो विलयन और विलायक बनता है। उसमें बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली रखने पे जिसका मॉलिक्यूल होता है अणु उसका प्रवाह किधर से किधर होगा? तो विलायक से विलयन की तरफ। कहाँ से? विलायक से विलयन की तरफ उसका प्रवाह होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है प्रवाह वाला, इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, इस पूरे प्रक्रिया को परासरण कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कभी परासरण का डेफिनेशन पूछ ले ध्यान रखिएगा। और अर्धपारगम्य झिल्ली में इनका गमन किधर से किधर होता है, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है ITC, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ITC है ये क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये जो किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर क्या किया गया टैक्स का भुगतान है। इस पर कोई पंजीकृत व्यक्ति है उसके द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की जब वो आपूर्ति करता है तो उसके द्वारा किया गया टैक्स का भुगतान ही क्या है? ITC है। क्लियर है? अगला पॉइंट इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट ABPYQ को प्रश्न था, फिर से रिपीटेड पूछा गया था। पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं या घाट कह लीजिए उनका क्रम नॉर्थ से दक्षिण, मतलब उत्तर से दक्षिण समझिए ऐसे, ठीक है, उस क्रम में पूछा था। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर आप देखें इनका क्या क्रम होगा? तो 3 ये दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, थाल घाट, घोड़ घाट और फाल घाट, ठीक है। यहाँ पे तो ये सिंपल पूछिए इनका क्रम। अभी भी ध्यान रखिएगा कि जो दर्रे हैं किससे किसको ज्वाइंट करते हैं, दर्रों से रिलेटेड ये प्रश्न ज्वाइंट वाला पूछता है। यहाँ पे पॉइंट हमने आपको मेंशन कर दिया। थाल घाट के बारे में ध्यान दीजिएगा, नासिक टू मुंबई ये कनेक्ट करता है, नासिक से मुंबई। बात करेंगे हम फोर घाट की, तो देखिएगा पुणे और मुंबई के बीच में है फोर घाट। और तीसरा आपका पाल घाट जो है इसको पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, पलक्कड़ गैप भी। ये केरल और तमिलनाडु के बीच में, ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बीच में कनेक्टिंग लिंक के तौर पे काम करता है। और इसका जो नॉर्थ टू साउथ
आपका देखेंगे ये अरेंजमेंट, तो पहले थाल घाट आएगा, फिर घोर घाट, फिर पाल घाट। ये कुछ इस तरीके से जो आपका यहाँ पश्चिमी घाट में बनता है, ये सारे पश्चिमी घाट में है। तो यहाँ वाले रीजन पे कुछ यहाँ पे आपका पाल घाट पड़ेगा, बीच में इधर घोर घाट और इधर थाल घाट, ठीक है। इस तरीके से इस वाले साइड में आपको देखने को ये मिलता है। और इसका ध्यान रखिए कि कनेक्टिंग वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है किससे किससे ये कनेक्ट होता है। अगला पॉइंट इसी तरीके से है इसमें कि पुंजबाज जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो रूस में स्थित है। कहाँ पर, तो रूस में। और ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे कोयला और लौह अयस्क आयरन ओर के लिए काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पर जो है सिविक जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का क्या है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में पुंजबाज क्षेत्र के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया था, दोनों के स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही थे परीक्षा के उसने पेपर में। और यहाँ पर हमने आपको बता दें कि कोयला और इनोवेशन, कई बार अगर आपसे अगली बार प्रश्न बने तो मैं भी पूछ लें कि रूस का प्रसिद्ध कोयला और लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दे दो, उसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पंजाब के विलय से संबंधित है। इसमें कई सारे स्टेटमेंट थे। पहले ध्यान दीजिएगा, पंजाब का विलय कब होता है, 29 मार्च 1849 से। कब होता है, 29 मार्च 1849 को पंजाब का विलय होता है। उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला पॉइंट इसमें कि महाराजा तनीब सिंह जो थे उनको जो है 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन पर उनको कहाँ भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये 50 के पाउंड जो है आपका शायद 3 से 4 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन आएगा रुपए में। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो बता रहा था मैं, महाराजा दलीप सिंह को भेज दिया गया इतने पेंशन पे इनटू इंग्लैंड। और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पंजाब का विलय ये डेट और किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये हुआ था। अगला पॉइंट इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, सूची 1 सूची 2 था, इम्पॉर्टेंट था मिलान करने के लिए। तो फुतुह सलातीन ये है अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा हुआ। फुतुहाते फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखी हुई किताब। तारीख़ फिरोज शाही की बात करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा हुआ। और खज़ानुल फुतूह, यानी खज़ानुल फुतूह जो है आमिर खुसरो के द्वारा। 4 किताबें हैं, 4 नाम हैं। इम्पॉर्टेंट है कि यहीं से फिर प्रश्न आपको देखने को मिले, कोई इन 2 इसमें से आपको उठा ले और उससे आगे प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो चारों नाम याद रखिएगा, किताब का नाम। आगे बढ़ेंगे, फिर इसी तरीके से सूची 1 सूची 2 का मिलान था। मिलान करके आपको बताया गया यहाँ पे कि आपका स्कंद आवर्त क्या है। तो देखिएगा, जो बेची गई वस्तु की लागत है और उसका रेशियो किससे, औसत स्कंद से, इन दोनों का रेशियो है। चालू अनुपात की अगर बात कीजिएगा तो ये चालू संपत्ति है ना, और उसका रेशियो किसके, चालू दायित्व के साथ। पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रश्न जो है बहुत सारे लोगों का गलत हुआ था। तो मैं भी ये प्रश्न फिर से रिपीट करें तो इसको मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें 4 पॉइंट हैं, 4 पॉइंट्स में से कोई 1-2 पॉइंट भी रिपीट कर सकता है। अगला कह रहा है कि अम्ल परक का अनुपात ये क्या है, तो तरल दायित्व अपॉन चालू दायित्व, इन दोनों का रेशियो आप देखेंगे अम्ल परक अनुपात बनाता है। सकल विनियोजित पूंजी ये क्या है, तो ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ, उसका रेशियो किसके साथ, कुल संपत्ति के साथ। तो 4 इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और ये भूलता बहुत जल्दी है। और एक चीज़ कीजिएगा कि जब आप इसको तैयार करें तो कोशिश करें कि लिख के प्रैक्टिस करें। क्या करें, रफली लिख के प्रैक्टिस करें। रिवीजन जब आप लोग कर रहे हैं किसी भी टॉपिक का, हाँ किसी भी तरीके से कोई नोट्स वगैरह, तो सिर्फ पेज को पलटिए मत, सिर्फ पेज पलट के आप उसको सिर्फ देखते रह रहे हैं, टाइम निकल जा रहा है। जो पढ़ रहे हैं उसको एक बार लिखने का प्रयास कीजिए, रफली लिखिए, थोड़ा ही लिखिए, 2 लाइनें लिखिए, लेकिन लिखिए। लिखेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से और तैयार होंगी। अगला पॉइंट, मेगालोपोलिस जो है ये एक शब्द था, पूछा गया था तो इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम। तो देखिएगा 1961 में जीन गॉटमैन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, जीन गॉटमैन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पूछा था, एक जिला एक उत्पाद के बारे में। किसके बारे में, एक जिला एक उत्पाद के बारे में पूछा हुआ है। ये क्या है, 1 जिला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसके मेंस में भी प्रश्न बनते हैं यूपीपीसीएस के।
और ये 4 दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। देसी घी की बात करेंगे तो ये औरैया का है। आंवला प्रतापगढ़ आप सभी जानते हैं। केला फाइबर जो है आपका कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर भी कई बार चर्चा में था, जो अभी लास्ट ईयर भी जहाँ पे प्रश्न बना, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोग्रेशन हुआ था तब भी यहाँ से प्रश्न बना था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वन जिला वन उत्पाद के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। 21 में एक और पॉइंट, एक है पिछवाई चित्रकला। ये कैसी चित्रकला है? दूसरा, इसका संबंध किस देवता से है? इसका संबंध आप देखेंगे श्रीनाथ जी या फिर कहिए कृष्ण से, कृष्ण जी से इनका संबंध है। ये कला कौन सी? तो ये सिंपल एक नाम दिया था, पूछा था किससे संबंधित है, तो श्रीनाथ जी या श्री कृष्ण से ये संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिएगा साथियों, ये थे आज की क्लास। इस क्लास हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, ये यूपी स्पेशल की महामैराथन क्लास है। प्लेलिस्ट बनी होगी कंप्लीट रिवीजन के नाम से, उसमें जाइए, ये क्लास देख डालिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये वो जो क्लास है, जो क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स वाली क्लास, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, और मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।